दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। आज मैं आपको थोड़ा एक अजीबो-गरीब किस्सा सुनाऊंगा कि कैसे एक रिलीजियस फिगर जो इतना बड़ा आश्रम बनाता है, लाखों करोड़ों की गिनती में उसके फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उसके पूरे इस प्रचंड की शुरुआत कैसे होती है, वो किस्सा बहुत अजीबो-गरीब है। जिस शख्स ने इतना बड़ा तिलिस्म खड़ा किया, अपने चारों तरफ इतना बड़ा आडंबर खड़ा किया और एक रिलीजियस लीडर होने के साथ साथ वो फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म एक्टर और इतना बड़ा आश्रम चलाते हुए उसके अंदर क्या क्या कांड नहीं हुए, ये बहुत हैरानी की बात है कि इतने साल तक वो सब सामने क्यों नहीं आ पाया। उसकी क्या ताकत थी, उसका क्या उसका जो रवाब चलता था, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, ये सब किस्सा मैं सुनाऊंगा। और उस शख्स का नाम है जिसको आप एक ही नाम से जानते हो, संत गुरमीत राम रहीम सिंह। बड़ा अजीब सा नाम है, संत राम, गुरमीत राम, रहीम और साथ में सिंह। ये कोई पहली ऐसी शख्सियत नहीं है जो कंट्रोवर्सी के दायरे में घेरे में आई हो। बहुत से ऐसे गुरु, अडम्बरी गुरु पकड़े गए और आज सलाखों के पीछे अपने बुढ़ापे की उम्र काट रहे हैं। उनके सबके नाम आपको मालूम है। लेकिन इस शख्स में एक जो एक थोड़ी सी डिफरेंट बात आती है, वो ये है कि इसके गद्दी नशीन होने की, डेरा सच्चा सौदा जो सरसा में है, हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे एक टाउन है, सिरसा भी बोल देते हैं, सरसा भी बोल देते हैं। तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा अड्डा है, एक बहुत बड़ा सो कॉल्ड आश्रम बना रखा है, डेरा सच्चा सौदा। तो सच्चा सौदा मीन्स के ट्रू डीलिंग, सच्चाई का साथ होना चाहिए, कोई सच की बात होनी चाहिए, जहाँ पे सच का प्रचार होना चाहिए, जहाँ पे सच का बोलबाला होना चाहिए। और उसको डेरा, डेरा एक बड़ी अजीब सी प्रथा है पंजाब में। जिस आदमी के पास कोई काम का काम नहीं होता, वो आदमी डेरा खोल के बैठ जाता है। और एक कहावत है नॉर्थ इंडिया में कि डेरे का बाबा वही होता है जो आज तक पकड़ा नहीं गया। तो जब पकड़ा जाता है तो उसके सब पोल खोल जाते हैं। कहने का मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ जो डेरा वाले लोग हैं वो ड्यूबियस बैकग्राउंड के होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी तारें, उनकी जड़ें क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ जुड़ी होती हैं। इसी किस्म का किस्सा इस बाबा राम रहीम सिंह का भी है। ये शख्स राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ, वहाँ पे बड़ा हुआ। और जो वहाँ पे जो अनुयायी थे, ओरिजिनल सच्चा सौदा जो डेरा था, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में। डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत की थी एक मस्तान, बाबा मस्तान, उनको मस्तान बलोची भी कहते थे, बलोचिस्तानी भी कहते थे, क्योंकि पार्टीशन के पहले वो बाबा मस्तान जो था वो बलूचिस्तान में सेटल था, जो आज पाकिस्तान में है। तो वहाँ से पार्टीशन के बाद वो 1948 के करीब हिंदुस्तान में पहुँचता है। 15 अगस्त के 3-4 महीने वो सेटल होने में लगे, करने में। तो उनको गंगानगर में वो जाके रहा। पहले अमृतसर में ब्यास करके एक जगह जो राधा स्वामी सेक्ट का हेड क्वार्टर है, तो ब्यास के जो मुखी थे उनके साथ उसकी मुलाकात होती है। उनका राधा स्वामियों का डेरा देख के, उनका आश्रम जो भी उनका जो है सेटअप देख के, वो मस्तान बाबा के, मस्तान शाह भी बोलते थे उसको, मस्तान शाह बलूचिस्तानी, तो उसने प्रभावित हो के उस डेरा ब्यास के उस संस्था से उसने अपनी एक नई संस्था शुरू की। उसको ज़मीन थोड़ी बहुत कहीं सरसा के पास मिली, वहाँ पे जाके उसने अपना एक आश्रम बना लिया, डेरा बना लिया एक।
तो उसने 1948 से लेके 1960 तक 12 साल उसने वो डेरा चलाया। और उस डेरे के चलने के थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई। पहले थोड़े भगत थे, फिर ज़्यादा हो गए। 5-6 एकड़ से वो डेरा बढ़ के 10 एकड़ का हो गया। और उसके 1960 में मरने के बाद उस डेरे का मुखी बनाया गया सतनाम शाह बाबा को। बाबा सतनाम शाह, वो साथ में शाह लिखते थे बलूचिस्तानियों की तरह। तो सतनाम शाह ने इस डेरे को और बढ़ाया। इन दोनों लोगों की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं थी। दे वर रिलीजियस लीडर्स इन देयर ओन वे। तो अपने तरीके के वो छोटे मोटे लेवल के धार्मिक गुरु थे, जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रचार किया करते थे। लोगों को मेहनत की, ईमानदारी की ज़िंदगी जीने का सबक दिया करते थे। औरतों की इज्जत करते थे, बुज़ुर्गों का सम्मान करते थे, बच्चों को प्यार करते थे। कोई इस किस्म की जो बैकग्राउंड थी सच्चा सौदा डेरा के जिन लोगों ने शुरू किया था उसकी, और उसके बाद जो दूसरे उनके जो डेरे के मुखी बने, गुरु बने सतनाम शाह, उन्होंने 30 साल तक 30 ईयर्स 1960 से 1990 तक वो डेरा सरसा में चलाया, जिसकी काफ़ी मान्यता होने लगी। उसको रिकग्निशन मिली, लोगों का प्यार मोहब्बत वो मिली, लोगों की आस्था बढ़ने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो प्रशंसक थे वो डेरे के साथ जुड़ने लगे। कुछ लोगों ने अपनी जो ज़मीन जायदाद थी वो डेरे के नाम पे लगवा दी, और ख़ुद अपना घर बार बेच के वो डेरे की जो बाउंड्री थी, जो इलाका था डेरे का, डेरे की जो ज़मीन थी, जिनमें से काफ़ी सारी उन्हीं लोगों ने दी हुई थी, और डेरे के अंदर ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो ऐसा ऐसा करते वो डेरा एक वॉल्ड टाउनशिप सी बन गया। तो चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल के अंदर उस डेरे में रिहायशी मकान बनने लगे, अंदर ही दुकानें खुलने लगी। तो एक छोटा सा इंडिपेंडेंट सेटअप वो सरसा में इस्टेब्लिश हो गया, डेरा सच्चा सौदा के नाम से। अब इसमें मोड़ आता है 1990 में, 1990 में। 1990 में 30 साल हो जाते हैं बाबा सतनाम शाह को वो डेरा चलाते हुए। अचानक उनको लगता है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, तो मेरा आगे कोई जानशीन होना चाहिए, मेरा गद्दी का कोई आने वाला वारिस होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि मैं आने वाले दिनों में अपने सहयोगियों से सलाह मशवरा करके अपनी जगह पे एक नया डेरे का मुखी अनाउंस करूँगा, जिसको मैं अपने जो मेरे सलाहकार हैं उनसे बातचीत करके एक नए नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा, और वो शख्स आगे से ये डेरा चलाएगा। मैं बुज़ुर्ग होता जा रहा हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे वो बाबा सतनाम शाह। तो ये जो आदमी था गुरमीत सिंह जिसका नाम था, ये आदमी काफ़ी सालों से डेरे में आता जाता था। कहीं ना कहीं अंदर खाते इसके मन में लालसा थी कि मैं इस डेरे को सतनाम शाह के बाद मैं इसको संभालूं। लेकिन इससे सीनियर लोग भी थे, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी थे, ज़्यादा असर सूख वाले रुतबे वाले लोग भी थे। तो इसको कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि अगर मैं सीनियरिटी या इस किस्म की बात में गया तो शायद बाबा सतनाम शाह किसी और को डेरे का मुखी बना देंगे और मेरी ये लालसा पूरी नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जिसको हम बोलते हैं, कहानी में क्रिमिनलिटी का एलिमेंट कैसे आता है, ये बहुत हैरानीजनक बात है। इस बाबा राम रहीम का, गुरमीत राम रहीम, ओरिजिनली जिसका नाम गुरमीत सिंह था, श्री गंगानगर का रहने वाला था। वहाँ पे बुढ़ा जौड़ इलाका है, उस इलाके का राय सिंह पिंड गांव था शायद कुछ इस किस्म का। तो वहाँ पे इसकी एक माँ की बहन का बेटा, मतलब मौसी का बेटा, इसका कज़न, उसका नाम था गुरजंट सिंह राजस्थानी। वो गुरजंट सिंह काफ़ी सालों से
सिख टेररिज्म मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। एक खालिस्तानी मूवमेंट के दौरान एक संस्था हुआ करती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था खालिस्तानी कमांडो फोर्स, KCF। उसका जो सरगना था वो परमजीत सिंह पंजवड़ था, लेकिन उसके साथ साथ चलते चलते उसने डिफरेंट इलाकों में जहाँ लोग उसके काम करते थे, ये जो टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चलाते थे, उनमें एक विंग था राजस्थान विंग, जिसका इंचार्ज था गुरजंट सिंह राजस्थानी। गुरजंट सिंह जो गुरमीत सिंह, जो बाद में बाबा राम रहीम सिंह बन जाता है, उसका कज़न था। दोनों की माँ सगी बहनें थी। ये इनका फैमिली रिलेशन था। और जो गुरजंट सिंह राजस्थानी था वो एक नामचीन टेररिस्ट, काफ़ी सारी उसने वारदातों को अंजाम दिया हुआ था, बैंक डकैतियों से लेके कत्ल तक, मर्डर तक, और बहुत बड़े बड़े इनाम उसके सर पे केंद्रीय एजेंसीज और पंजाब सरकार की पुलिस ने, हरियाणा राजस्थान की पुलिस ने रखे हुए थे। कहते हैं कि अगर उसका एस्टीमेट लगाएं सब इनामों का तो तकरीबन 30 लाख का इनाम उसके ऊपर थे कि जो आदमी उसकी खबर देगा, या जिंदा या मुर्दा पकड़ाएगा, उस शख्स को 30 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो ये एक पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है नहीं है, लेकिन उसके बारे में मशहूर था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस अंडरग्राउंड मूवमेंट में उस शख्स का कितना बड़ा नाम होगा जिसके ऊपर इतना इनाम रखा गया था। तो वो शख्स गुरमीत सिंह का भाई, उस शख्स को जो गुरजंत सिंह था, उसको एक ऐसा ठिकाना चाहिए था जहाँ पे वो पुलिस से छिप के रह सके, अपनी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ जारी रख सके, अपना हथियार गोली बारूद छुपा के रख सके, अपने जो उसका जो पूरे उसके साथ जो उसके जोड़ीदार थे, साथीदार थे, उनको छिपने छिपाने के लिए एक सेंचुरी मिल सके, एक जगह मिल सके जहाँ पे पुलिस जाने से कतराती हो, परहेज़ करती हो। तो इस किस्म का एक जुगाड़ उसको चाहिए था जिसमें कुछ उसकी अपनी सेफ्टी और उसके हथियारों की सेफ्टी, और जो पैसा वैसा वो लोग इधर से बैंकों से दूसरी जगह से लूटते थे, उसको सेफ रखने के लिए एक उसको सेफ हाउस चाहिए था बड़ा। एक घर में ज़्यादा बंदे नहीं रह सकते, और घरों में पुलिस की निगाह अक्सर रहती है सेफ हाउसेस पे। तो उसको एक रिलीजियस बैकग्राउंड की जगह चाहिए थी जहाँ पे उसको ऑपरेट करने की चुपके चुपके, छुपते छुपते, अपना कब्र बचाए रखते हुए वो ऑपरेट कर सकता। जब उनको 1990 में बाबा सतनाम शाह ने ऐलान किया कि अपना मैं गद्दी नशीन आने वाले दिनों में घोषित करूंगा, तो गुरजंत सिंह ने और गुरमीत सिंह ने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना बाबे को डरा धमका के, हथियार तो हमारे पास हैं, बंदूकें हैं, AK-47 है, हैंड ग्रेनेड हैं, सब कुछ है, नाम भी है। तो बाबा के उसके गर्दन पे बंदूक लगा के, खोपड़ी के सर पे उसके नाली लगा के उसको बोलते हैं कि बाकी कोई नहीं बनेगा, सिर्फ गुरमीत सिंह बनेगा। और वही हुआ। 90 में एक दिन उसके जो बाबे ने सतनाम शाह ने जो कुछ दिन फिक्स किया था कि इस दिन मैं अनाउंस करूंगा, उसके बहुत पहले ही एक दिन जाके गुरजंत सिंह ने और राम रहीम ने उसको ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे अनाउंस करवा दिया, जो बहुत बाद में होना था। वो अनाउंसमेंट पहले ही करवा दी कि मेरे मरने के बाद डेरा सच्चा सौदा का आने वाला अगला मुखी राम रहीम सिंह, गुरमीत सिंह होगा, जिसने डेरा मुखी बनने के बाद अपना नाम संतराम गुरमीत राम रहीम सिंह रख लिया। तो ये उस शख्स की कहानी है जिसने अपनी गद्दी जो था उस पर कब्ज़ा करने के लिए बंदूक का सहारा लिया, और अपने उस टेररिस्ट सहयोगी भाई की मदद से उस बाबा को, बुज़ुर्ग को, जो बीमार था, एजड था, उसको डरा धमका के, धमकी दे के इसने गद्दी थी वो जो हड़पी, कब्ज़ा किया गद्दी पे। तो वही हुआ, ये गद्दी नशीन हो गया।
सब लोग इसके चेले हो गए और वो बाबा जी कुछ दिनों के बाद बीमारी से जो जूझ रहे थे उनका इंतकाल हो जाता है। तो अब बाबा राम रहीम जो है ये डेरे का मालिक, डेरे का चीफ, डेरे का मुखी बन के हुकूमत करने लगा। और उसके बाद जो वहाँ पे जो काम हुए उनकी पूरी की पूरी बुनियाद क्रिमिनल्स जैसी थी, क्रिमिनल बुनियाद थी उस डेरे की। हुआ क्या, जो उस डेरे के आसपास लोग रहते थे बाउंड्री के पास, उनको बोला गया बड़े प्यार से कि आप अपनी ज़मीन डेरे को दान कर दीजिए, आपको रहने की जगह डेरे में मिलेगी, खाने को आपको डेरे में मिलेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा डेरा उठाएगा। इस किस्म का लालच सब्ज़बाग दिए गए। कई लोग तो उस चक्कर में आ गए, जो जैसे होता है कि बड़े साधु डेरे वाले बाबे लोगों का जादू चल जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने छोटी मोटी ज़मीन, किसी की 1 एकड़, किसी की 2 एकड़, किसी का बाहर बाउंड्री के साथ घर, किसी की दुकान, किसी की वर्कशॉप, किसी का कुछ और, वो लोगों ने डेरे के नाम पे दान करनी शुरू कर दी। लिख के दे दिया कि आज से ज़मीन का मालिक डेरा होगा, डेरे का मतलब बाबा राम रहीम होगा। तो उसी तरह जो लोग नहीं मानते थे उनको तंग करने का एक बड़ा नायाब तरीका इस बाबा राम रहीम ने बनाया। ये अपने सैकड़ों लोग एक टेम्परेरी टेंट लगा के उस लोगों की ज़मीन पे लगा देता था कि ये लोग यहाँ पे बैठेंगे, अंदर हमारे नया समागम हो रहा है, उसके लिए हमें लोगों के बैठने उठने की जगह चाहिए। और वो हफ्तों तक लोग कुछ किसान की ज़मीन पे बैठ जाते थे। वो बेचारा ना अपनी फसल बीज सकता है, ना काट सकता है। उनको इस तरीके से परेशान किया गया और आधे पौने मोल पे जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, वो आदमी थक जाता था, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएगा। और तब तक ये बातें फैल चुकी थी मार्केट में कि बाबा गुरमीत सिंह का बंदूकधारियों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। अब गोली के सामने को आना नहीं चाहता, कानून के सामने को जाना नहीं चाहता। तो मजबूरी में उन लोगों ने जो पैसे मिले उतने पैसे लेके अपनी ज़मीन डेरे को बेचने शुरू कर दी। और करते करते वो डेरा जो 5 एकड़ से शुरू हुआ था वो 50 एकड़ तक पहुंच गया और उसके बाद चलते चलते 500 एकड़ तक पहुंच गया, 5000 एकड़ तक पहुंच गया। तो ये उस डेरे की क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ। और डेरे के अंदर जो इन्होंने एक मिनी सिटी बनाया, उसमें अंडरग्राउंड सेल बनाए गए, उसके अंदर स्कूल भी बनाया गया, कॉलेज भी बनाया गया और लड़कियों के रहने के हॉस्टल बनाए गए। और जो उसमें अयाशी के साधन बने वो बहुत हैरानीजनक थे, बड़े अजीब किस्म के बनाए थे। जो साध्वियाँ वहाँ पे रहती थी उनको मर्दों के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं थी। जैसे आजकल कोरोना के दिनों में आप रोज़ एडवर्टाइजमेंट सुनते हो अखबारों में, टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल पे, कि आप कम से कम 1 मीटर की, 2 मीटर की दूरी रखिए। ये 1-2 मीटर नहीं, 5 मीटर की दूरी का फरमान डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम का चलता था कि डेरे की कोई भी औरत मर्द के पास 5 गज से नज़दीक की दूरी नहीं रखेगी। एक औरत को मर्द से 5 गज दूर रहना पड़ेगा, पास खड़े होकर बात नहीं कर सकते, 5 गज दूर रहो। और वो जो औरतें थीं उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता था। और जैसे मैं आपको कहूँ बहुत बड़ा स्कैंडल वहाँ पे, सेक्स स्कैंडल निकला, जिसमें औरतों को बारी बारी एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बाबा की चैम्बर में भेजा जाता था, गुफा में, और ये बाबा उनको एक्सप्लॉयट किया करता था। तो ये दौर जब कुछ साल चला तो 91 में बाबा का ये दौर शुरू हो गया था एक्सप्लॉयटेशन का, ज़मीनें हड़पने का, औरतों को रेप करने का। और जो मर्द थे अंदर, ताकि वो मर्दों का कोई रिश्ता किसी औरत से नहीं रहे, उनको मतलब एक तरीके से उनको ऐसी दवाइयाँ, मेडिकली उनको सेक्सुअली अनफिट किया जाता था, तो ताकि वो सेक्स कर ही नहीं सकें। तो ये अजीब से किस्से उस आश्रम के अंदर होने लगे। तो उसमें कुछ लोगों ने एतराज़ किया। उनमें एक लड़की थी
जिसने एक ओपन लेटर उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा, अनसाइंड अनोनिमस लेटर, नाम नहीं दिया, कुछ नहीं, हिंट नहीं दिया कि किसने लिखा है। उसमें ये सब बातें बयान की गई कि आश्रम के अंदर औरतों के साथ कैसे रेप होता है, कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक कैद की तरह उनको वहाँ रखा जाता है। तो वो लेटर को एक एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी गई। ये उसी लेटर की एक कॉपी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई। तो बहुत लंबा किस्सा है, टू कट इट शॉर्ट। उसका एक वहाँ पे पत्रकार था, मुझे जहाँ से कहानी में इंटरेस्ट लगता था, उसका नाम था रामचंद्रन, वहाँ का सरसा के रहने वाला था। उस आदमी ने वो लेटर अपना, उसका अखबार निकलता था पूरा सच, उसमें उसने वो लेटर छापा और पूरे सरसा एरिया में बांट दिया। उसमें बाद को डेरा के लोगों ने उसको मर्डर करवाया। उसके बाद जो जनरल मैनेजर था, जिसने पुलिस के साथ मिलके डेरा में हो रहे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बंद करवाने की कोशिश की, उसका नाम था रंजीत सिंह, उसका मर्डर करवा दिया। और आज तक उसके जो केसेस चलते थे उनमें रामचंद्र के जो जर्नलिस्ट था, उसके केस में राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। और जो वो लड़कियों का केस था जिन्होंने वो अनोनिमस लेटर लिखा था, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई ने की हाई कोर्ट की गाइडेंस के नीचे, उसमें भी राम रहीम को 2 लड़कियों के केस में 10-10 साल की सज़ा हो चुकी है और 15-15 लाख का फाइन हो चुका है। अभी 2 केसों की जजमेंट आनी बाकी है। उसमें एक रणजीत सिंह मैनेजर का केस बाकी है, और जिन लोगों को, मर्दों को नामर्द बनाया गया, उनके केस की जजमेंट आनी बाकी है, कभी भी आ सकती है। फाइनल स्टेजेस पे वो सुनवाई चल रही है। तो ये राम रहीम, जिसके अपने कैरियर की बुनियाद क्राइम से शुरू की, आज वो शख्स जेल के पीछे सज़ा भुगत रहा है। तो ये डेरे वालों से बचना चाहिए, जितना दूर रहो उतना अच्छा। ऐसे किस्से लेके आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।